हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं वर्कशीट नंबर 26 जो कि आपके 2 सितंबर की वर्कशीट है। ये वर्कशीट 10th क्लास के लिए है। ठीक है, ये वर्कशीट साइंस की है और वर्कशीट पहले वाला जो जैव प्रक्रम चल रहा था उसी पर आधारित है, क्योंकि जैव प्रक्रम एक नहीं होते, बहुत सारे हैं। जीवन को जीने के लिए जितने सजीव प्रक्रम करते हैं वो सारे जैव प्रक्रम है। अब कौन से प्रक्रम? जैसे कि खाने को पचाना, जैसे कि खाने से ऊर्जा प्राप्त करना, जिसे हमने कहा था श्वसन। ठीक है, हमने ये तो पढ़ लिया श्वसन होता है, हमने ये पढ़ लिया खाना कैसे पचता है। भाई श्वसन होगा तो ऊर्जा मिलेगी, हमने ये बात की थी। अब ये हमारे शरीर में श्वसन तंत्र है कैसा? पौधों के बारे में हम पढ़ चुके हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं खाना पचाने के लिए और बनाने के लिए, और वो भी श्वसन करते हैं। वो हमने पिछली ही वर्कशीट में पढ़ा है कि कैसे वो स्टोमेटा के द्वारा श्वसन करते हैं। अब इस वर्कशीट में हम पढ़ रहे हैं मानव में श्वसन तंत्र कैसा है। बेटा मानव जो है उसका श्वसन तंत्र है, क्यों? क्योंकि उसमें एक चीज नहीं है। जैसे उसमें तो एक ही अंग था, श्वसन के लिए पत्तियां स्टोमेटा का प्रयोग कर रही थी। ठीक है, मछलियां गिल्स का प्रयोग कर रही थी। ठीक, लेकिन हम लोग जो हैं बेटा, हमारा ये श्वसन का पूरा तंत्र है, सिर्फ एक अंग काम नहीं आ रहा, बहुत सारी चीजें अगर काम आती है तो उसको हम कहते हैं तंत्र। ठीक है, तो हमारा श्वसन जो है स्टार्ट होता है बेटा नाक से। दिखाई दे रहा है ये सबको? तो श्वसन स्टार्ट हुआ नाक से। नाक के बाद श्वसन मतलब हवा जो है वो कहाँ गई बेटा? यहाँ नीचे देखो, इधर मुख गुहिका और नाक से हवा अंदर जा रही है और वो कहाँ पहुंच रही है? ग्रसनी तक। ग्रसनी के बाद कंठ में, कंठ के बाद श्वास नली में, और श्वास नली आगे जाके 2 भाग में डिवाइडेड है बेटा, जिसे कहते हैं श्वसनी। दिखाई दे रहा है? श्वसनी दिखाई दे गया। उसके बाद हवा जाती है सारी कहाँ पर? फुफ्फुस में। अब उसके अंदर से हवा में तो बहुत सारी अलग अलग तरह की गैसेस हैं, उसमें से प्रयोग कौन सा करेंगे? हम ऑक्सीजन का प्रयोग करेंगे, और वो ऑक्सीजन मिल जाएगी बेटा कहाँ पर? रक्त वाहिकाएं जारी होती हैं यहाँ, बिल्कुल पतली पतली ये जो कूपिकाएं दिख रही है ना, कूपिकाएं ये बैलून सी हैं बेटा। इन श्वसनी के बाहर बैलून की तरह चिपकी हुई हैं। जैसे ही हवा भरती है ये बैलून फूल जाते हैं और ये ऐसे बन जाते हैं। देखो और बड़ा करके दिखाया, दिखाई दे रहा है सबको? और यहाँ से बहुत पतली पतली, यहाँ जहाँ पे कूपिकाएं बनी है ना, यहीं पर यहाँ से बहुत पतली पतली रक्त वाहिकाएं जारी होती हैं। ये रक्त वाहिकाएं क्या करती हैं? इसमें से ये जो कूपिकाओं की मेम्ब्रेन होती है, बाहर की झिल्ली होती है, बहुत पतली होती है, उसमें से वायु का दाब इनमें ज़्यादा होता है, तो धीरे धीरे इन रक्त वाहिकाओं में वो वायु जाने लग जाती है। और कौन सी वायु जाएगी बेटा? ऑक्सीजन जाने लग जाती है इन रक्त वाहिकाओं में, जिससे कि ऑक्सीजन पूरे रक्त में मिल जाती है और वो फिर रक्त कहाँ पहुंचेगा? शरीर के हर कोशिकाओं तक पहुंच जाएगा। आ गया ये समझ? चले आगे। चलिए अब हम दोबारा से पढ़ते हैं इसके बारे में, एक एक इसके अंग के बारे में हम पढ़ेंगे कि कैसे श्वसन होता है। तो श्वसन कहाँ से होगा? बिल्कुल सही, नाक के द्वारा होगा। और श्वसन क्यों जरूरी है? श्वसन से जो ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाएगी सांस लेने से, वो हमारे द्वारा खाए गए भोजन को का दहन करने में या पचाने में सहायता करेगी और उन जटिल कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ देगी कार्बन डाइऑक्साइड और जल में, और बहुत सारी ऊर्जा, मतलब कितनी थी सबको याद है अब तो बहुत अच्छे से, है ना? मैम इतनी बार बोल देते हो आप कि हमें याद हो जाता है, 36 ATP। इतनी सारी ऊर्जा निकलेगी, और वो कब निकलेगी? जब ऑक्सीजन जाएगी। ऑक्सीजन जाती कहाँ से है? नाक से जाती है ना, नासा द्वार से, मतलब नाक से हमारा बेसिकली हमारा श्वसन तंत्र स्टार्ट होता है। तो पहला अंग है सबसे पहले नाक। नाक के बाद कहाँ जाती है बेटा वायु या ऑक्सीजन? स्वर यंत्र पर, ये जो कंठ दिखाई दे रहा है वहां पर। सबको दिखाई दिया अच्छे से? उसके बाद उससे पहले ग्रसनी में जा रही है, ग्रसनी के बाद स्वर यंत्र में जा रही है, फिर जा रही है श्वास नली में।
श्वास नली ये रिंग्स वाली जो बनी हुई है, सबको दिख रहा है। और उसके बाद जाएगी श्वसनी में, श्वसनी मतलब ये 2 ब्रांचेस दिखाई दे रही है उसमें। और उसके बाद कहाँ जाती है? कूपिकाओं में। और कूपिकाएं कौन सी हैं? ये जो छोटे छोटे बैलून से लगे हुए हैं जो फूल जाते हैं उसको कहते हैं कूपिका। ठीक है, मतलब मेन जो आया वो आया आपका फेफड़े, मतलब फुफ्फुस। सब कुछ फुफ्फुस में ही है, सारी कूपिकाएं कहाँ पर है? फुफ्फुस में। फुफ्फुस में ही बेटा क्या जा रही है? वहां से पतली पतली रक्त वाहिकाएं जा रही हैं जहां से ब्लड सब जगह जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन हर जगह पहुंच जाती है। चलिए इसके लिए मैं आपको एक और डायग्राम भी दिखा देती हूँ। ये देखिए बच्चों, ये डायग्राम मैंने आपके लिए बनाया है। इसमें नासा द्वार दिखाया हुआ है। उसके बाद जो वायु है वो पहुंची ग्रसनी में, उसके बाद पहुंची है कंठ में, दिखाया। उसके बाद श्वास नाल में, श्वास नाल से वायु कहाँ पहुंच रही है? देखो, हाँ श्वसनी में। श्वसनी 2 उसकी ब्रांचेज है। ठीक है, और श्वसनी से वायु कहाँ पहुंच रही है? कूपिकाओं में। वो भी दिख रही है आपको कूपिकाएं? हाँ जी, ये यहाँ से पहुंच रही है। क्लियर है सबको? कूपिकाएं क्या है? बैलून लाइक स्ट्रक्चर है। ये यहाँ पर ये आपकी श्वसनी है। ये 2 भाग जो बन रहे हैं ये श्वसनी है बेटा। ठीक है, और यहाँ से कहाँ जा रही है? ऑक्सीजन जा रही है कूपिकाओं में। कूपिकाएं कहाँ है? ये छोटी छोटी बैलून सी जो बनाई हुई है, इनको कहते हैं कूपिकाएं। ठीक है, चलिए अब आगे। अब इसकी चित्र भी हमने अच्छे से देख लिया। डायग्राम बनाना बहुत आसान है, मैंने बनाया है, आप भी बना सकते हो। ठीक है, कुछ नहीं है डायग्राम बनाने में, बहुत प्यार से डायग्राम इसको देखकर आप आराम से बना सकते हो। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आए तो मुझसे पूछ लेना। अभी हम कोशिश करेंगे, अगर वर्कशीट बहुत लंबी नहीं हुई तो मैं कोशिश करूँगी कि बना के भी दिखाऊँ आपको दोबारा। ठीक है, चलिए करें शुरू। अब हम वर्कशीट अब शुरू कर रहे हैं। श्वसन तंत्र, तो मानव श्वसन तंत्र यह वह अंग प्रणाली है जिसमें ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए ऑक्सीजन का लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का छोड़ना शामिल है। ये हमें पता है। श्वसन तंत्र, श्वसन क्या है? श्वसन वो प्रक्रिया जिसके द्वारा मानव या सजीव क्या करता है बेटा? ऑक्सीजन ग्रहण करता है, उसके द्वारा खाना पचता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है तथा बहुत सारी ऊर्जा निकलती है। तो नाक से ये स्टार्ट होता है। बाहरी नथुनों का एक जोड़ा होता है नाक की, हमें सबको पता है 2 नथुने होते हैं, इसीलिए एक जोड़ा बोला। ठीक है, 2 नथुनों से एक जोड़ा बना। ठीक, छोटे बालों के रोम, अब नाक के अंदर क्या होता है सबको पता है, उसके अंदर छोटे छोटे बाल होते हैं। बालों का भी कार्य होता है ना, ये तो हमने 8th क्लास में ही पढ़ लिया था। ये बाल जो होते हैं ये धूल मिट्टी से हमें बचाते हैं बेटा। ठीक है, अंदर जो है म्यूकस होता है, मतलब वहाँ आर्द्रता रहती है, हमेशा चिपचिपापन रहता है, जिसकी वजह से जितनी हवा में धूल मिट्टी है वो नाक के द्वारा, मतलब नाक के बाल के द्वारा वहीं रुक जाए, हमारे शरीर के अंदर ना जाए। आ रही है बात समझ? तो बाहरी नथुने का एक जोड़ा होता है। छोटे बालों के रोम नासिका के आंतरिक भाग को ढकते हैं और बाहरी रोगाणुओं से शरीर की रक्षा करते हैं। सांस लेते वक्त हवा को अतिरिक्त आर्द्रता भी प्रदान करते हैं। तो नाक के बालों का क्या क्या काम हुआ, या नाक का क्या काम हुआ? एक तो उसमें छोटे बाल हैं जिसकी वजह से रोगाणु शरीर में प्रवेश नहीं करते हैं। दूसरी बात, हवा को अधिक आर्द्र बना देती है जो शरीर के अंदर जा रही है। चलिए, उसके बाद यहाँ से पहुंची, अब कहाँ पहुंच रही है? वो अंदर जा रही है और पहुंचती है ग्रसनी पर। ग्रसनी क्या है बेटा? ग्रसनी वो जगह है, आप एपिग्लोटिस जिसे बोलते हैं बेटा। जब हम आप कई बार खाना खाते खाते अगर बीच में बोलने लग जाओ या बोलते बोलते एकदम से पानी पी लो तो अटक जाता है ना, खांसी होने लग जाती है, कुछ अटक गया, सांस लेने में दिक्कत हो रही होती है। ऐसा क्यों होता है बेटा? हमारे शरीर में एपिग्लोटिस होता है, जो मुंह खोलते हैं तो दिखाई देता है। एक्चुअली में एक ही बड़ा पाइप है, एक पाइप है जो कि उसके अंदर 2 पतले पतले पाइप्स जा रहे होते हैं। ठीक है, और उसके लिए एक ही ढक्कन है।
एक टाइम में एक चीज होती है, या तो हम सांस ले सकते हैं या हम खा सकते हैं। आ रही है बात समझ? तो जिस टाइम हम खा रहे होते हैं इसीलिए कहते हैं कि आप बोलो मत, क्योंकि बोलोगे तो स्वर बाहर जाएगा, और एपिग्लोटिस सिर्फ एक ही पाइप को ढक सकता है। ऐसे मतलब हमारे शरीर में यहाँ पर एक एक बड़ा पाइप है यहाँ, ठीक है, उसके अंदर से दो पतले पाइप जा रहे हैं, एक ये वाला पाइप और एक ये वाला पाइप, ठीक। और इनके ऊपर एक ही ढक्कन है बेटा। जिस टाइम हम सांस ले रहे होते हैं, मतलब बोल रहे होते हैं, उस टाइम हमें खाना नहीं खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस टाइम ये एपिग्लोटिस या ग्रसनी जो है वो ढक रही होती है किसको? जब हम बोल रहे हैं तो वो ढक रही है सांस वाली जगह को, खाने वाली जगह को, ठीक है। मतलब खाने वाला पाइप जो था आहार नाल, उसको ढक देती है। और जब हम खा रहे होते हैं तब जैसे ही अंदर जाने लग जाता है तो ये ढक देती है किसको? स्वर जिससे निकल रहा है, मतलब जिससे अंदर हवा जा रही है, मतलब कि वो श्वास नाल को ढक देती है। बात आई समझ? चलिए, तो नाक के बाद कहाँ पहुंचती है बेटा? वायु पहुंचती है कहाँ? ग्रसनी पर। ग्रसनी क्या है? ये नाक कक्ष ग्रसनी के रूप में एक विस्तृत खोखले स्थान में खुलता है। अंदर बिल्कुल खोखला है, जहाँ खाली जगह है वहां पर खुलता है। यह हवा और भोजन दोनों के लिए ही एक ही आम रास्ता है, ग्रसनी। जहां हम सटकते हैं, देख लो सामने आ करके देखो, अपना मुंह खोल के देखो, वो ग्रसनी है, ठीक है। यह खाद्य कणों को वायु नली में प्रवेश करने से रोकता है। एपिग्लोटिस सामने दिखाई देता है कुछ लटकता हुआ सा, गले में देखो बेटा, खोल के आ करके देखो। ये एपिग्लोटिस एक तरह से ढक्कन का काम करता है। जिस टाइम हम खा रहे हैं तो ये हमारी श्वास नाल को बंद कर देगा, 1 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए, जितनी देर में निकला, बस। ये नहीं पूरा टाइम बंद कर देता है। और जिस टाइम हम बोल रहे होते हैं तो ये आहार नाल की साइड चला जाता है। बात आई समझ? चलिए, तो यह है, इसका मेन फंक्शन क्या है? ये खाद्य कणों को वायु नली में प्रवेश करने से रोकने का कार्य करता है, ठीक है। उपकंठ एक लोचदार उपास्थि है। देखो उपकंठ दिखाई दे रहा है, ये एक उपास्थि है, उपकंठ, ठीक है, कंठ के ऊपर। अच्छा, एक लोचदार उपास्थि है जो स्वरयंत्र और अन्न की नली के बीच एक स्विच के रूप में कार्य करता है। ग्रसनी का ही काम बताया इसने। स्वरयंत्र क्या है? जिसे हम क्या बोलते हैं? एडम्स एप्पल बोलते हैं। जब हम बोलते हैं अपने गले पे हाथ लगाओ, एक गोली सी ऊपर नीचे जा रही है, देखो खुद फील करो। बॉयज़ की तो बिल्कुल अलग से नज़र आती है, गर्ल्स की भी हाथ लगाओगे तो फील होती है। इसको बोलते हैं बेटा एडम्स एप्पल या फिर स्वर यंत्र, ठीक है, या फिर वॉइस बॉक्स। इंग्लिश में वॉइस बॉक्स या एडम्स एप्पल बोला जाता है। हिंदी में इसको क्या बोल देते हैं हम? स्वर यंत्र या कंठ। यहाँ कंठ दिखाई दे रहा है ना, ये कंठ, ठीक। इसका क्या काम होता है बताओ? ये वो हिस्सा है जब हम कुछ खाते हैं तो ये ऊपर नीचे होता है। हाथ लगा के देख लो, पता लग जाएगा। चलिए, श्वास नली में जाते हैं। श्वास नली स्वर यंत्र के नीचे, देखो श्वास नली कहाँ है? स्वर यंत्र के नीचे, बिल्कुल अच्छे से दिखाई दे रही है, वल्य वल्य से बने हुए हैं, है ना। ये नीचे होते हुए गर्दन के नीचे तक चला जाता है, ठीक है। वायु नली की दीवार सी आकार की उपास्थि से बनी होती है जो इसे पिचकने से बचाती है। तो इसकी ये जो सी वल्य सी नजर आ रही है ना, ये इसलिए ऐसी होती है जिससे कि जब हम सांस को अंदर और बाहर करते हैं तो ये पिचक ना जाए। जैसे पाइप के अंदर से जोर से निकाल दो तो पिचक जाता है ना, हवा निकाल लो तो, और फिर खुलता है, फिर पिचकता है। ऐसा इसमें ना हो, इसीलिए इसके अंदर क्या बने होते हैं? वल्य बने होते हैं, राइट। चलिए, मतलब इसमें एक तरह की उपास्थि है, लचीली उपास्थि है जो सी शेप में ही रहती है ना। अस्थि नहीं है, वो उपास्थि है, ठीक है। अब है श्वसनी। श्वसनी में क्या है? श्वसनी मतलब श्वास नली जो है दो नलियों में विभाजित है। एक इधर जा रही है लेफ्ट फेफड़े पे, एक राइट फेफड़े पे जा रही है, ठीक है, जिन्हें श्वसनी कहते हैं, जो प्रत्येक फेफड़े में प्रवेश करती है। श्वसनी द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी और बाद में श्वसनिकाओं में विभाजित होती है।
जो आगे कूपिकाओं में विभाजित होती है। अब कूपिका क्या है? कूपिका बेटा मैंने बताया था गुब्बारे जैसी शेप के होते हैं, ये फूल जाते हैं, जैसे गुब्बारे पिचके पड़े हैं, हवा डाली फूल गए, बिल्कुल ऐसे ही ये कूपिकाएं हैं। और बहुत सारी कूपिकाएं हैं फेफड़ों के अंदर, इसलिए हम जितनी जोर से सांस लेंगे वो फूल जाएगी। ठीक है। कूपिका पतली दीवारों और एकल सेल से बनी गुब्बारे जैसी सूक्ष्म संरचना है जो वायु से भरी रहती है। फेफड़े क्या है? मनुष्य में श्वसन के मुख्य केंद्र है फेफड़ा। ये छाती की वक्षीय गुहा में रीढ़ की हड्डी के पास और हृदय के दोनों ओर स्थित होते हैं। सबको पता है, हाथ लगा के अपना फेफड़े चेक कर सकते हो, अपना पता लगेगा। ये बड़े और स्पंजी अंगों का, क्योंकि बाहर तो हमें हड्डियां नजर आ रही हैं, रिब केज ही नजर आ रहा है, लेकिन ये पता लग जाएगा हाँ इसमें होंगे अंदर बंद। ये बड़े और स्पंजी अंगों का एक जोड़ा है जो मुख्य रूप से रक्त और वायु के बीच गैसों के आदान प्रदान में शामिल है। अंडरलाइन कर लो ये। बाएं फेफड़े की तुलना में दायां फेफड़ा काफी बड़ा और भारी होता है। तो क्वेश्चन आंसर कर रहा हूं बेटा, एक और ले लो। अच्छा, आपको पता था पसलियां क्या होती हैं? देखो, डायफ्राग्म को पसली कहते हैं। ये नीचे दिया हुआ है डायफ्राम के पास, सॉरी डायफ्राम नहीं, रिब के इसको पसलियां कहते हैं बेटा, रिब्स जो होती हैं। ठीक, डायफ्राम तो नीचे दिया हुआ है आपका। तो करें, सांस लेते समय क्या होता है? चलिए सांस लीजिए और देखिए कि आपके फेफड़े कैसे ऊपर नीचे जा रहे हैं। चलो, वक्ष गुहा पूरी ऊपर नीचे जाएगी। बेसिकली आपकी वक्ष गुहा मतलब अंदर के फेफड़े ही नहीं, बाहर का रिब केस भी। ठीक, चलिए उसके साथ और क्या अटैच है देख लो एक बार। ऊपर देखो जरा, जो फुफ्फुस है, जो आपका फेफड़ा है, उसके बाहर हड्डियों का जाल दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। उसके अंदर स्पंजी सॉफ्ट बिल्कुल, और क्या है उसके अंदर? फेफड़े हैं सॉफ्ट। बाहर रिब केज है, नीचे क्या है? डायफ्राग्म। डायफ्राग्म देखो डार्क ब्राउन कलर की दिखाई हुई है नीचे आपको, है ना? ये मांसपेशियों से बनी हुई है। डायफ्राग्म तश्तरी जैसी शेप की होती है बेटा, ये सपोर्ट दे रही है किसको? फेफड़ों को। अब ये भी ऊपर नीचे जाती है, वो देखते हैं। वक्षीय गुहा फैलती है जब हम सांस लेते हैं। पूरी ये जो गुहा है, ये सारी गुहा फैल जाती है। ये गुहा, ये पूरी गुहा है, ये सारा फैल जाता है और फेफड़े जो है हम सांस लेते हैं तो फूल जाते हैं, पता लगता है ना? चलिए, और क्या होता है? ये जो पसलियां दी हुई हैं साइड में, ये रिब्स दी हुई हैं, पतली पतली हड्डियां हैं जो हम साइड में हाथ लगाते हैं फील होती हैं, ये ऊपर उठती हैं। ठीक, तीसरा डायफ्राम, जो डायाफ्राम है नीचे, ये आकार में सपाट हो जाता है, बिल्कुल सीधी हो जाती है ये प्लेट, क्योंकि सारी चीजें ऊपर चढ़ जाती है तो ये सीधी हो जाती है। फेफड़ों का आयतन बढ़ जाता है, फेफड़े बड़े हो जाते हैं। ठीक है, और हवा फेफड़ों में प्रवेश करती है। जब सांस छोड़ते हैं तब क्या होता है? अब उल्टा हो जाता है। सांस छोड़ के देखो ऐसे क्या होगा? वक्षीय गुहा सिकुड़ती है, सिकुड़ गई। ठीक है, पसलियां नीचे की ओर बढ़ती हैं। अब पसलियां नीचे आ जाती हैं। जब वो नीचे आएंगी तो क्या होगा? जो प्लेट सीधी हो गई थी अब वो ऐसी हो जाती है जैसी आपको ये चित्र में दिखा रखी है। डायाफ्राम गुंबद के आकार का हो जाता है। ठीक, अब क्या होगा? जब सिकुड़े हुए हैं तो फेफड़ों का आयतन भी कम हो जाएगा और हवा फेफड़ों से बाहर निकलती है। क्वेश्चन आंसर करें अब। चलो, पहला क्वेश्चन है, कूपिका क्या कार्य है? कूपिका का क्या कार्य है? तो क्या होती है कूपिका? जल्दी बताओ। कूपिका पतली भित्ति वाली एकल सेल संरचना है जो वायु से भरी होती है। कूपिका का कार्य क्या है? हाँ, गैसों के विनिमय में सहायता होती है, या फिर लिख सकते हो गैस को, ऑक्सीजन को रक्त वाहिकाओं के अंदर मिलाना, या ऑक्सीजन को रक्त में मिलाना। ठीक है, ये काम है कूपिकाओं का। अगला क्वेश्चन है बेटा, गैसीय विनिमय मतलब मिलना किस स्थान पर होता है? अभी हुआ था कहाँ पे? कूपिका में हुआ था। वेरी गुड। सांस लेने और सांस छोड़ने की प्रक्रिया के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। यही सारे अंतर आपको यूं के यूं लिख देने हैं, कुछ सोचना नहीं है, समझ सबको आ गया है, जल्दी से लिख देना।
ठीक है। इसके अलावा है मानव श्वसन प्रणाली का नामांकित चित्र बनाइए। मैंने आपको दिखा दिया था, वही बना देना, नहीं तो इसमें से बना लेना। अगर उसमें नहीं समझ आता तो इसमें बहुत क्लियर दिया हुआ है आपको, इसमें से आराम से बना सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। सांस लेने और छोड़ने के दौरान अपने उदर की गति को ध्यान से देखिए और महसूस कीजिए। क्या महसूस करो? जैसे आप सांस ले रहे हो और छोड़ रहे हो, और देखो क्या ऐसा होता है, क्या फेफड़े फूलते हैं, फेफड़े पिचकते हैं? क्या आपके फेफड़े नीचे से सीधी कोई लाइन फील होती है कि जब आपने सांस लिया तो आपका डायफ्राम सीधा हो रहा होगा, अब सांस छोड़ दिया तो डायफ्राम टेढ़ा, मतलब गुंबद की शेप का, मीनार जैसी शेप का, बीच में से ऊंचा और नीचे होता हुआ ढेर की तरह दिखाई फील हो रहा होगा अंदर? हाथ डाल के देखो, देखो पता लगता है। जब हम सांस छोड़ते हैं तो अंदर पेट चिपक जाता है, तब फील कर सकते हो। ठीक है, तो आपके अवलोकन के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? ठीक है, ये सिर्फ अवलोकन है, जो आपने सोचा उसके बारे में लिखना चाहो तो लिख देना। ठीक, तो दोबारा मैं चित्र दिखाऊं आप लोगों को, या आपको समझ आ गया है? मुझे लगता है एक बार चित्र को आप दोबारा देख लीजिए। चित्र बहुत आसान है। नासा द्वार बनाना, एपिग्लोटिस बनाना, कंठ बनाना। एपिग्लोटिस मतलब ग्रसनी, कंठ श्वासनाल, फुफ्फुस दिखाना, ये जो दोनों साइड दिखाए हुए हैं। ठीक है, एक फुफ्फुस बड़ा होता है, दूसरे फुफ्फुस से राइट वाला बड़ा होता है, दाया। ठीक है, उसके अंदर कुपिकाएं दिखा देना, श्वसनी दिखा देना। ठीक है, थैंक यू बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर भी कुछ नहीं समझ में आता कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। डायग्राम नहीं बन रहा हो तब भी मुझे बता देना, मैं कोशिश करूँगी इसकी ट्यूटोरियल आपको डाल दूँ कि कैसे बनाना है। ओके।